अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 4 फ्यूज रिंग। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे 4 रिंग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं एंड दे आर विद द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। और यहाँ पे जो है वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इन रिंग्स में कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगी जिसकी वजह से, इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो ऑल्टर होगा। राइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करती हूं मैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप ये बात याद रखिएगा, जो भी ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ससेप्टेबल हैं टेट्रासाइक्लिन के, तो टेट्रासाइक्लिन उनमें किस तरह एंटर होगी, या तो वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से या फिर एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए से एंटर होगी। टेट्रासाइक्लिन जो है वो जितने भी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म है इंटरसेल्युलरली अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, यानी कि सेल के अंदर जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। राइट, यहाँ पे देखा जाए तो टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट, राइबोसोमल जो यूनिट है, सब यूनिट है 30S, उससे बाइंड करती है रिवर्सिबली का मतलब ये है कि अगर हम इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे तो फिर ये बाइंडिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। 30S से बाइंड करती है, 30S से बाइंड करके जो ट्रांसफर आरएनए है उसे मैसेंजर आरएनए से बाइंड करने से रोकती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है 30S सब यूनिट, ये है 50S। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड करके मैसेंजर आरएनए जिनके पास सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो कि डीएनए से आए हुए हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के हैं, तो टेट्रासाइक्लिन ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए से बाइंड करने से प्रिवेंट कर रही है। तो इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब मैं टेट्रासाइक्लिन के एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ तो याद रखिएगा कि टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरियोस्टेटिक है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करती है एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, एटिपिकल स्पीशीज हो, माइकोबैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, स्पायरोकीट्स हो, इनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, एंड स्पेशली एंड कॉमनली जो है ये जो क्लेमाइडिया और एक्नी इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट भी टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव होती है और कॉमनली यूज की जाती है। ग्राम पॉजिटिव में आप देख रहे होंगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जिसमें मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन भी है जो कि मैथिसिलिन से रेजिस्टेंट है, वो भी इंक्लूड है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि निमोनिया कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में बैसिलस एंथ्रेसिस है। राइट, ग्राम नेगेटिव में ब्रुसिला स्पीशीज है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो पैप्टिक अल्सर डिसीज कॉज करता है और उसकी ट्रीटमेंट जो पैप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं किन ड्रग्स का, पम इनहिबिटर का, मेट्रोनाइडाजोल का, बिस्म्यूथ का एंड टेट्रासाइक्लिन का। इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है और ये रेजिमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से हुआ है। विब्रियो कोलेरा एंड यर्सीनिया पेस्टिस, इनके अगेंस्ट भी टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है। क्लेमाइडिया स्पीशीज हैं। ठीक है, कुछ क्लेमाइडिया स्पीशीज जैसे क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटस है, ये क्लेमाइडिया इन्फेक्शन कॉज करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट भी टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है और उसके अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन में जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो इफेक्टिव है। विद दैट क्लेमाइडिया जो है वो मोनोगोनोकोकल यूथराइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, लिम्फोग्रेनुलोमा, ये सब भी कॉज करता है और उनके अगेंस्ट या तो डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो इफेक्टिव होती है। राइट, देन एनरोबिक स्पीशीज हैं, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन है, क्लॉस्ट्रीडियम टैटिना है, इनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। स्पायरोकीट्स हैं जिसमें बोरीलिया आता है। ये बोरीलिया जो है बेसिकली लिम्फ डिसीज कॉज करता है। दिस लिम्फ डिसीज इज बेसिकली ये ट्रांसमिट होती है बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टिक्स। ठीक है, और इस इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द स्किन लेजन्स, हेडेक है, फीवर है, स्किन लेजन्स हो जाते हैं। राइट, और विच इज फॉलो बाय दी मेनिंजोइंसेफेलाइटिस एंड इवेंचुअली आर्थराइटिस। राइट, माइकोप्लाज्म जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करता है और इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, विच इज अ कॉमन कॉज ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है
ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज करता है यंग अडल्ट में और उन लोगों में जो कि मिलिट्री कैंप्स के करीब करीब रहते हैं, राइट। देन रिकेट्सिया है, अदर्स में रिकेट्सिया आएगा। रिकेट्सिया रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कॉज करता है, राइट, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर, चिल एंड एचेस इन द बोन एंड जॉइंट्स, ठीक है। और उसके लिए भी जो है वो टेट्रासाइक्लिन को प्रिफर किया जाता है। ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब अगर अर्ली डिसीज में हम टेट्रासाइक्लिन से जो है वो इसको जो है ट्रीट करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन अर्ली डिसीज में, राइट, अर्ली स्टेज ऑफ द डिसीज में। अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करती हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेजिस्टेंस, ड्रग का रेजिस्टेंस कुछ मैकेनिज्म की वजह से होता है। कौन कौन से? इफ्लक्स पम्प, कुछ बैक्टीरियाज में या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मौजूद होता है। इफ्लक्स पम्प की वजह से जो भी ड्रग होती है वो ये पंप जो है वो बाहर एक्सपेल आउट करता है, ठीक है, सेल से बाहर एक्सपेल आउट करता है ड्रग को, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ अ ड्रग भी होता है कि कोई भी एंजाइम जो है वो रिलीज हुआ और जिसने जो है वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर दिया। देन कुछ बैक्टीरिया जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से ड्रग को बाइंड नहीं होने देता। दीज आर द मैकेनिज्म्स बाय विच रेजिस्टेंस में बी सीन, ठीक है। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन तीनों डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, टेट्रासाइक्लिन जो है उन्हें डेयरी प्रोडक्ट के साथ या फिर वो सब्सटेंस, वो एंट एसिड जहाँ जिनमें डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट यानी जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये आयंस मौजूद होती हैं, या फिर कोई आयरन सप्लीमेंट है, तो टेट्रासाइक्लिन को इन सब सब्सटेंसेस के साथ देने से अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है। द रीजन इज दैट बिकॉज अगर आप डेयरी प्रोडक्ट के साथ या फिर उन एंट एसिड या आयरन सप्लीमेंट के साथ देंगे तो वो नॉन एब्जॉर्बेबल जो है चिलेट्स फॉर्म कर देंगे, इसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। ओके, वन मोर थिंग कि डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन याद रखिएगा कि ये ओरल और आईवी दोनों इसकी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, दोनों फॉर्म में दी जाती है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन इज बेसिकली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये लिवर में है, बाइल में है, किडनी में है, जिंजेवल फ्लूइड में है, स्किन में है, ये वेल अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है हर इन टिश्यूज में, ठीक है। और ये जो टिश्यूज हैं जिनमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे टीथ है, बोन्स है, ठीक है, और जैसे ऐसा कोई ट्यूमर है जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, उसमें ये कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस करती हैं, उन टिश्यूज से बाइंड हो जाती हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप रखिएगा ध्यान में कि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन दोनों जो है वो सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इनका लेवल जो है वो एडिक्वेट लेवल मिलेगा आपको, ये सीएसएफ में मौजूद होती हैं, ठीक है। और मिनोसाइक्लिन जो है अगर वो हाई कंसंट्रेशन में आप देंगे तो ये आपको इनकी कंसंट्रेशन स्लाइवा में और टीयर्स में भी मिलेगी। एलिमिनेशन की बात करूं तो देखें जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है वो अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती हैं। मिनोसाइक्लिन जो है ना वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इनमें होता है, यानी कि लिवर से पास मेटाबोलाइज होती हैं, और लेग्स एक्सटेंड जो है वो किडनी से मेटाबोलाइज होती हैं, राइट, बट लेसली मेजरली जो है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ही देखा जाता है। बाकी डॉक्सीसाइक्लिन की बात करती हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ये बाइल के थ्रू फीसिस में एक्सक्रीट आउट होती हैं, राइट। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है सेंटर बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट पर आती हूँ। तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट है वो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस देखने में आता है, और एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको टेट्रासाइक्लिन इरिटेट करती है, जिसकी वजह से एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस देखने में आता है टेट्रासाइक्लिन की वजह से, राइट। और ईसोफेजाइटिस को अगर आपको मिनिमाइज करना हो, ठीक है, अगर किसी पेशेंट में ईसोफेजाइटिस हो रहा है, उसे मिनिमाइज करने के लिए आप जो है ये टेट्रासाइक्लिन को फूड के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट यही है कि टेट्रासाइक्लिन आप एम्प्टी स्टमक ही लें, बट आप फिर भी ईसोफेजाइटिस को अवॉइड करने के लिए आप उसे फूड के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ईसोफेजाइटिस का वो मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। बट फूड में जो है वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इज दैट क्लियर। देन इफेक्ट ऑन कैल्सिफाइड टिश्यूज, ठीक है। वो टिश्यूज जैसे कि बोन्स हैं,
जैसा कि टीथ हैं, ठीक है, तो उनमें कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद होता है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं कि ये बोन्स है, टीथ है, वहां पे कैल्सिफिकेशन करते हैं वहां पे, ठीक है ना, उन टिश्यू से बाइंड होकर। सो वो जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी ग्रोइंग एज है, ठीक है, तो उनमें आप बहुत ही केयरफुली दें, बिकॉज उनमें उन बच्चों में जो है वो या तो डिसकलरेशन ऑफ टीथ देख एज अ रिजल्ट डिसकलरेशन ऑफ टीथ देखने में आ सकता है, या फिर शंटिंग ऑफ ग्रोथ, की दो ऐसे फैक्टर हैं ये हो सकते हैं अगर आपने उनमें टेट्रासाइक्लिन दे दी। तो पेडियाट्रिक्स में जो है वो टेट्रासाइक्लिन का यूज जो है बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। हेपेटाटॉक्सिटी बहुत रेयर केसेस में होती है, वो भी हाई डोजेस की वजह से होती है, पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो पहले से जिनमें हेपेटिक डिसफंक्शन है, तो उनमें ये ज्यादा रिस्क देखने में आता है। अदरवाइज हाई डोज की वजह से हेपेटाटॉक्सिटी होगी। फोटोटॉक्सिटी वही है कि जो जब आप टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन आपकी स्किन में एक्यूमुलेट होती है, ठीक है, स्किन में मौजूद होती है। मोर फ्रिक्वेंटली जो है वो टेट्रासाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन की बात की गई है कि वो जो है वो स्किन में जो है वो मौजूद होती हैं। और अगर उसका एक्सपोजर जो है, आपकी स्किन का एक्सपोजर सन से या अल्ट्रावायलेट रेस से हो रहा है, तो सीवियर सनबर्न एज अ रिजल्ट जो है वो सीवियर सनबर्न होता है, ठीक है। तो वो पेशेंट जो टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो वो अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेयर करें। वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन है। वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन क्या होता है कि एंडोलिम्फ में टेट्रासाइक्लिन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट करती है, ठीक है, एंडोलिम्फ ऑफ द एयर, और वो कंसंट्रेट करके जो है वहां पे एयर का फंक्शन जो है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। Pseudotumor cerebri, right? These are all the adverse effect of tetracycline. कॉन्ट्राइंडिकेशन यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्यों मना किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं सारी टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में, और वो बच्चे जो कि 8 ईयर्स से कम के हैं उनमें ना दिया जाए, वरना मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ है, ठीक है, और शंटिंग ऑफ ग्रोथ है, ये फैक्टर यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस वजह से जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनमें अवॉइड किया जाए, उसमें उन्हें नहीं दिया जाए, राइट। एंड ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट दी टेट्रासाइक्लिन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो।